नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अभियान तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में विशाल जनसभा को किया संबोधित। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरा। हरियाणा चुनाव के प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हिसार में जनसभा। हरियाणा कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और जेजेपी की भी जनसभाएं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। राइट टू रिप्लाई के तहत भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। कहा, ऐसे देश की क्या करे बात जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को दी पनाह। इजरायली सेना के लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले जारी। ईरान समर्थक सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रही है बमबारी। कल संगठन के मुख्यालय को बनाया गया था निशाना। बारिश ने बिगाड़ा कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। सुबह से बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका खेल। पहले दिन बांग्लादेश ने 3 विकेट पर बनाए थे 107 रन। तो सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। पीएम ने कहा कि लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें कि भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा अब नहीं चाहते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी को घेरते हुए पीएम ने इन पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन। उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार
सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राज्य कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में घोषणा पत्र जारी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 40 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता बुक्कल जी, और सभी साथियों जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री से 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। जो भी कमिटमेंट की गई है बहुत सोच समझ के, सारी उसमें जो फाइनेंशियल जो भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरी तरह से ध्यान में रख करके किया गया है। एक एक कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिसार में दोपहर बाद जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में पीएम मोदी की ये तीसरी रैली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज कैथल के गोहला में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ आज जगाधरी में चुनावी रैली करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज कैथल के बालू में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वो एक रोड शो भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक विधानसभा की सीट आती है, उधमपुर पूर्व। उधमपुर कलाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2024 की कटरा की सभा में कलाड़ी को मिली जियो टैगिंग का जिक्र कर चुके हैं। उधमपुर पूर्व की सीट पर इस बार कलाड़ी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। हालांकि इस बार बागी सुरों ने पहली बार परिसीमन के बाद राजनीतिक पेचीदगी बढ़ा दी है। देखते हैं उधमपुर पूर्व की सियासी हलचल पर धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। स्वादिष्ट कलाड़ी ने उधमपुर के बाजारों को गुलजार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने से इस बार के चुनाव में कलाड़ी मुद्दा बन गया है। उधमपुर के बाजारों में तवे पर आंच तेज करते रंजीत सिंह कहते हैं कि कलाड़ी ने ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार का जरिया दिया है और हमारे दुकान को रौनक। वो घर बैठे ही अपने लिए कुछ कमा सकती हैं और दूध भी इससे वेस्ट वगैरह नहीं होगा। कहीं दूर लाग वगैरह लेके जाते हैं, वो लेके जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे बैठे अपने रोजगार के साधन एक उपलब्ध हो गया है। कलाड़ी की ब्रांडिंग ने उधमपुर पूर्व के सियासी पारे को तेज कर दिया है। भाजपा इसकी ब्रांडिंग का श्रेय लेकर हर महिलाओं के हाथ को मजबूत करने का दंभ भरती है। भाजपा ने इस सीट पर आरएस पठानिया को मैदान में उतारा है। पठानिया के चुनाव मैदान में आते ही बागे सुर तेज हो गए हैं, जिसने इस सीट की राजनीतिक पेचीदगी बढ़ा दी है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। पिछले 7 दशकों में जो अराजकता जम्मू कश्मीर में फैली है, मुझे लगता है कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, और केंद्र में जो बार बार जिसे कहते हैं शासन प्रशासन रहे हैं। एनसी प्रत्याशी सुनील वर्मा कहते हैं, भाजपा ने बीते सालों में उधमपुर ग्रामीण जनता के साथ अन्याय किया है। स्मार्ट मीटर के बिल लोगों की आय से अधिक हैं। कलाड़ी को मिली ब्रांडिंग से जायका तो बदला है, लेकिन बनाने वाली ग्रामीण महिलाओं के हाथ तंग हैं। कलाड़ी तैयार करने के लिए दूध चाहिए, जिसका अभाव है। कलाड़ी जो है ना जी, हमारी सौगात है जहाँ की, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी जो लोग इसका उत्पादन करते हैं तो वो कलाड़ी दूध की बनती है, लेकिन दूध हासिल करने के लिए जो गाय है, किसान को प्रॉपर उसका वो भी चाहिए, मटेरियल भी चाहिए। वहाँ किसान हमारा है, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं।
भाजपा को यहाँ गैरों से अधिक अपनों से गिला है। 2014 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाले पवन खजूरिया बागी बनकर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। इस समय जनता के सेवा के लिए हम समर्पित है। जनता एक ही भाव लेकर चल रहे हैं कि जनता के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। विकास का रथ जहां तेजी से दौड़ेगा। उधमपुर पूर्व में मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा, एनसी और निर्दलीय उम्मीदवार ये जरूर मानते हैं कलाड़ी की जियो टैगिंग ने महिलाओं को आर्थिक समृद्धि दी है, लेकिन कोई भी दल सियासी मैदान में अपने दावों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब फैसला जनता के हाथों में है। उधमपुर में कलारी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। सभी राजनीतिक दल के नेता ये मानते हैं कि कलारी ने यहाँ की महिलाओं को संबल बनाया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, उधमपुर ईस्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया है। भाविका ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भारत पर लगाए गए निराधार आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद, नशे, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का गढ़ है। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान वो किसी को पीछे ना छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वो हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी पीएम के भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद लगाए गए आरोपों का जवाब भी देंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड धारकों पर कुछ प्रतिबंधों की सूचना को गलत बताया है।
भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इन खबरों को निराधार बताते हुए कहा है कि हाल के दिनों में ओसीआई कार्ड धारकों के लिए नियमों में कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ स्पष्ट किया कि ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकारों के संबंध में 4 मार्च 2021 को जारी गजट अधिसूचना के प्रावधान लागू रहेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर अधिगम गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी शुरू की और इसी बीच छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें सेना के 3 जवान और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तलाशी अभियान अभी जारी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली में उठा मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली मस्जिद विवाद सहित अन्य मांगों को लेकर शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। समिति की मांग है कि प्रदेश भर में बनी अवैध मस्जिदों पर सरकार उचित कार्रवाई करे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 महीने में आज दूसरी बार पटना पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने पटना में बीजेपी की अहम बैठक में भाग लिया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और साथ ही साथ पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लिखी चिट्ठी पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जल्द ही उसका जवाब उन्हें देंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिर हेमंत सोरेन की पत्नी झारखंड में किसी भी आदिवासी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए। दरअसल हेमंत सोरेन ने अपनी चिट्ठी में असम के चाय बागान में काम करने वाले जनजातीय समुदाय की दुर्दशा का मुद्दा उठाया है। हेमंत सोरेन जी मुझको पत्र लिखा है, मैं उसको पत्र का उत्तर भी दूंगा और हेमंत सोरेन जी इस उत्तर खुद ही जानते हैं। आज हेमंत सोरेन जी को आप पूछिए, कल्पना सोरेन जी झारखंड का कोई भी आदिवासी सीट में कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर सकता है। उत्तर तो उनका घर में ही है, तो वो उत्तर हमें देने का जरूरत नहीं है, उनका घर में ही प्रतिदिन उनको वो उत्तर मिल रहा है। फिर भी वो मुझसे लिखित मांगा है, मैं लिखित जवाब दे दूंगा थोड़ा समय मिलने से ही। और तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सत्तूर के पास कंडास्वामी की एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की आवाज़ सत्तूर के 15 किलोमीटर से अधिक दायरे तक सुनाई दी। पटाखा फैक्ट्री में लगातार 1 घंटे से अधिक समय तक पटाखे फटते रहे। घटना स्थल पर अग्निशमन दल राहत और बचाव कार्य के लिए मौजूद रहे। बता दें कि विरुधुनगर को पटाखों के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ देश के 90% से अधिक पटाखों का उत्पादन होता है। और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने डेंगू वैक्सीन के 3रे चरण के परीक्षण की शुरुआत कर दी है। इस वैक्सीन को ICMR ने विकसित किया है। ये परीक्षण देश भर के 19 परीक्षण स्थलों पर हो रहा है। इन परीक्षण स्थलों में से एक है दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल। इस परीक्षण में सामुदायिक चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और चिकित्सा जैसे कई विभाग शामिल हैं। ICMR NARI टीम के साथ NIV की टीम प्रशिक्षण दे रही है। 27 सितंबर से स्वस्थ वयस्कों में ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। RML अस्पताल में इससे पहले HIV वैक्सीन के लिए भी क्लिनिकल ट्रायल किया गया। वहीं बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। कोसी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल में भारी वर्षा के बाद कोसी बैराज में 6.81 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है, जो कि करीब 56 सालों में सबसे अधिक है। बिहार के सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिलों में बसे लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। राज्य सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर नमन किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले अमर शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। प्रधानमंत्री ने शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हुए एक वीडियो भी साझा किया। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथी ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था। इसके बारे में कहा जाता कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में है। और आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उन्हें स्मरण किया है। लिखा है कि लता दीदी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। अपने भावपूर्ण गीतों के कारण वो हमेशा लोगों के दिलों और दिमाग में जीवित रहेंगी। लता दीदी और मेरे बीच एक विशेष बंधन था। मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। और बात करें खेलों की तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का शुक्रवार को सोनीपत के राय में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने और डायमंड लीग फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने वाले नीरज भारत लौटे हैं। नीरज जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहुंचे तो बच्चों ने 2 पंक्तियों में खड़े होकर तालियां बजाईं। इस मौके पर उन्होंने मिशन ओलंपिक 2036 7 से 70 पदकों तक का सफर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नीरज ने अगले सत्र में अपने प्रदर्शन में और सुधार की बात कही। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।